डाल दूंगा। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस लेक्चर के बाद कभी भी आपको नीड ना पड़े, सिर्फ रिवीजन करके ही आपका काम चल जाए ना, इतने डिटेल में हम पढ़ाने वाले हैं एरिथ्रोपोइसिस। ठीक, इसकी मीनिंग, इसके कॉजेज, इसके फैक्टर, इसकी प्रोसेस, सब कुछ हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने पूरी कोशिश होगी मेरी। ठीक है, तो हमारी स्कीम क्या क्या है आज जो हम पढ़ने वाले हैं? डेफिनेशन पढ़ेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, साइट पढ़ेंगे, स्टेज पढ़ेंगे। ये 4 हेडिंग है हमारी कंप्लीट जिसे हम पढ़ने वाले हैं। अगर हम पर टाइम रहा हम वो फैक्टर भी पढ़ लेंगे जो एरिथ्रोपोइसिस को अफेक्ट करते हैं। क्लियर, वो फैक्टर भी हम पढ़ ही लेंगे अगर। और अगर उस फैक्टर में एरिथ्रोपोइटिन आएगा, विटामिन B12 आएगा, आयरन आएगा, अगर टाइम रहा तो एरिथ्रोपोइटिन के बारे में, विटामिन B12 के बारे में और आयरन के बारे में भी हम डिटेल देख लेंगे। ठीक है, और नहीं रहा तो कम से कम एरिथ्रोपोइसिस को कंप्लीट तो कर ही लेंगे, क्योंकि आज मैडम का भी एक लेक्चर है तो टाइम उस हिसाब से है। 3 हेडिंग तो मैं कल आपको कंप्लीट करा चुका था, फिर भी एक रिवीजन दे रहा हूँ। हीमोपोइसिस का क्या मीनिंग था ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, फिर एक बार से रिवीजन कर रहे हैं हम। हीम मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब होता है डेवलपमेंट और प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ की हम डेवलपमेंट पढ़ें या प्रोडक्शन पढ़ें तो उसको पोइसिस बोलते हैं। यहाँ पे जो हीमोपोइसिस वर्ड है, जो एज ए कंप्लीट है, ये जो यूनिट करके हमने बोला है, उसका सिंपल सा मीनिंग है प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। यहाँ जो हम बात करने वाले हैं एक साथ सारी सेल्स के प्रोडक्शन डेवलपमेंट की बात करने वाले, चाहे वो एरिथ्रोपोइसिस हो जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं तो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, चाहे हम लिकोपोइसिस हो तो फॉर्मेशन ऑफ लिकोसाइट्स, चाहे आप थ्रोम्बोसाइट्स पढ़ें या थ्रोम्बोपोइसिस पढ़ें तो फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, चाहे डब्ल्यूबीसी की बात करें, आरबीसी की बात करें या प्लेटलेट की बात करें। यहाँ पे कंप्लीट हम ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। एक बार में आप ढंग से समझ लीजिएगा, हीमोपोइसिस का सिंपल सा मीनिंग है हीम मतलब ब्लड, पोइसिस मतलब डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। यहाँ तक तो हम क्लियर हो चुके थे। नेक्स्ट चैप्टर था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, जो कि हमारा पूरा फोकस आज रहेगा आरबीसी के ऊपर। तो हमने उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश की है। ठीक, मैं पिछले 3 लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ पढ़ा चुका हूँ, स्टेम सेल क्या होती है, ठीक, उसके जो नेक्स्ट सेल है प्रोजेनेटरी सेल वो क्या होती है, स्टेम सेल हमारी किस तरफ डिवाइड होगी, आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंसिएशन एंड मैच्योरेशन, सब कुछ आने वाला है यहाँ पे। प्रोसेस बताएंगे कि उसकी डेवलपमेंट की, डिफ्रेंसिएशन की और मैच्योरेशन की, सारी स्टेज पढ़ने वाले हम लोग। क्लियर, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, जितना हो सकेगा हम टोटल कंप्लीट ही करेंगे। ओके, चलिए। तो देखिए यहाँ इस चार्ट को फोकस करिए, ब्लड स्टेम सेल है। मैं समझता हूँ 4 दिन हो चुके हैं हमको, अब आज तक आपको ब्लड स्टेम सेल के बारे में डिटेल नॉलेज मिल चुकी होगी। उम्मीद कर रहा हूँ अगर आप में से कोई बता सके स्टेम सेल का क्या मीनिंग है। कई बार नाम आ चुका है, मीनिंग समझा चुका हूँ, अब आपसे उम्मीद कर सकते हैं स्टेम सेल की मतलब समझाए। विनम्र, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। जितनी भी सेल्स हैं हमारी, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, इसी से ओरिजिन होने वाला है। स्टेम सेल की क्या क्वालिटी है ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। स्टेम सेल कहाँ से बनती है ये भी बता चुका हूँ। स्टेम सेल अपने आप में क्या क्वालिटी रखती है ये भी बता चुका हूँ। और अब हमें बस इतना जानना है कि स्टेम सेल वो मदर सेल्स है जिसके थ्रू हमें सारी सेल्स मिलने वाली है। हालांकि इस बात की भी अलग अलग थ्योरीज हैं। कई ऑथर्स का मानना है कि सारी सेल्स अलग अलग सेल्स से मिलकर बनती हैं, और किसी किसी ऑथर का ये मानना है कि ये सारी सेल्स का जो ओरिजिन है वो एक ही सेल से। उस पर हमें नहीं जाना है, पढ़ने के लिए भले ही पढ़ लीजिए, पर हमारा जो फोकस है वो फोकस है मेन स्टेम सेल और उसके स्टेप। ठीक, तो इस चार्ट को आप प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा। मैं इस चार्ट को कम से कम 5 बार बताने वाला हूँ अलग अलग फॉर्म में, तो आपको क्लियर हो जाएगा।
पहले हम थ्योरीज देख लेते हैं। अलेक्जेंडर साहब ने बोला था कि मेरा मानना है सारी सेल्स की जो मदर सेल्स है, जो ओरिजिन है, वो एक ही सेल से होती है। और एस्ट्रॉप का मानना है कि अलग अलग सेल के लिए अलग अलग मदर सेल्स हैं, वहाँ से वो सेल्स बनती है। हमें इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनका जो मानना है उनका अपने एक्सपीरियंस रहे होंगे तो हम उनको पढ़ लेते हैं। ठीक। दूसरा स्टेप था हमारा डेफिनेशन के बाद, थ्योरीज के बाद, भाई वो कौन सी साइट है जहाँ से हम ये मान के चले कि हमारी हीमोपोइसिस की प्रोसेस होती है। हीमोपोइसिस में ही पढ़ रहे हैं हम एरिथ्रोपोइसिस। हीमोपोइसिस लार्ज हेडिंग है, उसकी सब हेडिंग है एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। एक और पढ़ी थी हमने डब्ल्यूबीसी की, एक और पढ़ी थी प्लेटलेट की। तो अभी हम दो को साइड में कर देते हैं, एक को मेन ले आते हैं, वो है हमारी एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस की स्टार्टिंग हम पढ़ रहे हैं कि भाई कौन से टाइम में कहाँ से बन रही है। तो जब हम जेस्टेशनल एज में 3rd वीक टू 3rd मंथ, तो वहाँ हमारा सोर्स है यॉक्सैक। कल भी हमने बात की थी, हालांकि थोड़ा डिफर दिया हुआ अलग अलग बुक्स में, मगर एक जो मेजोरिटी है वो मैंने आपको कलेक्ट कर दिया है। आफ्टर 3rd मंथ आपको हेपेटिक स्टेज मिलती है, यानी लिवर और स्प्लीन हेल्प करती है हमारी। और उसके बाद वो है हमारी कौन, माइलॉइड स्टेज। यानी 3rd ट्राइमेस्टर के बाद जब आप 3rd ईयर में आएंगे और ट्राइमेस्टर पढ़ेंगे, वहाँ आपको ट्राइमेस्टर बताए जाते हैं। तो 3rd ट्राइमेस्टर के बाद लॉन्ग लाइफ, जो आपकी लॉन्ग बोन है, वहाँ से आपको ये हीमोपोइसिस एरिथ्रोपोइसिस कंप्लीट कंटिन्यू चलती है। ठीक है, ये चार्ट मैंने कम से कम 4 या 5 बार दिया है, इस वजह से दिया है कि आप अलग अलग एंगल से इस बात को समझ सके। चिल्ड्रंस में ठीक ऑल बॉन्स हैं, फिर लिवर स्प्लीन है। एडल्ट में यहाँ एक और एंगल दे दिया है, यहाँ बांटा नहीं है 3 स्टेज में या 2 स्टेज कर दिया, चिल्ड्रंस और एडल्ट्स। तो यॉक्सैक लिवर वहाँ ख़त्म कर दिया, और यहाँ पे आ गया हमारा एडल्ट में लॉन्ग बोन की तरफ, चाहे वर्टेब्रेज हो, रिप्स हो, फीमर हो, ह्यूमेरस हो, ये लॉन्ग बोन है हमारी। इसी चीज़ को हमने एक और चार्ट में बांटा है जिससे आप और क्लियर हो सके। यॉक्सैक, फिर लिवर, स्प्लीन, फिर बोन मैरो, बात वही है, बस अलग अलग एंगल से आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि आप इस बात को मद्देनजर रखें। ये 3 स्टेज में हम बेसिकली बांट देते हैं। जब स्टार्टिंग होती है तो यॉक्सैक सोर्स है, उसके बाद हमारा हेपेटिक स्टेज यानी लिवर और स्प्लीन सोर्स है, उसके बाद ज़िंदगी भर हमारी बोन मैरो सोर्सेस है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको? सोर्सेस क्लियर हुए? नेक्स्ट स्टेज, इसी चीज़ को मैंने फिर से चार्ट फॉर्म में दिया है। एम्ब्रियो 3 to 7 मंथ, 5th to 5th मंथ, ये मंथ में बांट दिया है। आप इन ऑल बस यही समझें, एक स्टेज हमारी यॉक्सैक की थी, दूसरी स्टेज हमारी लिवर और स्प्लीन की थी, और तीसरी स्टेज हमारी लॉन्ग बोन थी, यानी एडल्ट में। ठीक, जितने भी मर्जी करके आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, आपको बात तो निकल के वही आएगी। यहाँ इसको हम ख़त्म करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कि भाई वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें अल्टीमेटली एरिथ्रोसाइट मिलने वाली है। मेरी कोशिश तो ये थी कि मैं आपको इसकी आज वीडियो दिखाऊं, वो चल नहीं पाया किसी कारणवश, वरना मैं आपको डालूंगा ज़रूर, क्योंकि उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, प्लस इस चार्ट को देखेंगे, और 1 घंटा लगाना है बस आपको समझने के लिए। ज़िंदगी भर ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको पढ़ने की, सिर्फ रिवीजन कर लोगे तैयार हो जाएगा। इस चार्ट को भी मैंने कई सारे एंगल से आपको सामने रखा है। सबसे स्टार्टिंग, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इसको बताने की, प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल। अब मैं बार बार पिछले 4 दिन से इसी बात के गाने गा रहे हैं हम लोग कि प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। हीमोपोएटिक स्टेम सेल बार बार नाम आएगा। अब भी अगर आप लोग नहीं पढ़े तो सॉरी, मेरी गलती नहीं है, आप लोगों को भी एफर्ट डालना पड़ेगा। अब सिर्फ मैं नाम लूँगा, PHSC जो मदर सेल्स है वहाँ से स्टार्ट होती है, फिर कौन होगी, बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। अभी मैं इनका नाम नहीं ले रहा हूँ, तो साइड में लाल, अभी इनको छेड़ नहीं रहे। अभी हम सिंपल फॉर्म में एक चार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन कौन से स्टेप है, फिर उसके बाद हम हर चीज़ को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर कोई शॉर्ट पूछता है तो इस चार्ट को एक्सप्लेन कर दो, बात खत्म, ये स्टेप है सर हमारे, लास्ट में हम करते हैं। अगर कोई डिटेल पूछता है बेसोफिलिक केस बताओ, तो उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल बताया हुआ है। स्टार्ट करते हैं। प्यूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, उसके बाद बर्स्ट फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, उसके बाद कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स मिलेगी आपको, उसके बाद स्टेज आएगी पावर ऑफ प्रो इर्थ्रोप्लास्ट, फिर बेसोफिलिक इर्थ्रोप्लास्ट, पॉलीक्रोमेटिक
ऑर्थोक्रोमेटिक, रेटिकुलोसाइट और एरिथ्रोसाइट। इन सबको एक एक करके हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इनमें मिलने वाला क्या है। एक एक करके स्टेज पढ़ेंगे, ठीक है। स्टेम सेल के बारे में फिर से हल्का मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। प्राइमरी सेल्स है, कैपेबल है अपने ऐसी सेल्स बनाने में, डिफ्रेंशिएट करने में। ऑलरेडी हम इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक। अब हमारा फोकस है मेन स्टेज में। मेन स्टेज में इसी बात को देखो मैंने यहाँ रखा हुआ है। पीएचएससी सेल, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट सेल, उसके बाद फिर डिवाइडेशन है। ये देखो अलग अलग जाएंगे। एक ने आरबीसी बनाया, यहाँ डिवाइडेशन हुआ, यहाँ आपको डब्ल्यूबीसी मिल रहे हैं, यहाँ आपको प्लेटलेट्स मिल रहे हैं। ये देखो ये साइड पढ़नी है आपको, यहाँ तक पहुँचना है एरिथ्रोसाइट। एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ फिर से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कोशिश की है। प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल, लिम्फोइड सीरीज, लास्ट में लिम्फोसाइट्स मिलने वाले हैं, ठीक। ये डब्ल्यूबीसी, ये प्लेटलेट, ये आरबीसी। एक ही चीज़ को अलग अलग एंगल से पढ़ लीजिएगा तो माइंड हमारा क्लियर हो जाएगा। मेन सेल से, मेन सेल से दो तरफ बढ़ गया, एक लिम्फोइड, एक इधर कॉलोनी फॉर्म। फिर इधर आके लास्ट में एरिथ्रोसाइट मिल गए इसको, यहाँ डब्ल्यूबीसी मिल गए, यहाँ प्लेटलेट मिल गए, ठीक। पढ़ते हैं इसको कैसे मिले, कौन कौन सी स्टेज से गुजरी बात। एक और बात आई थी परसों भी हमने जिक्र किया था, प्रोजीनेटर सेल्स। कॉलोनी फॉर्मेंट जो पूरी अपनी पीएससी सेल्स थी उसके बाद की एक स्टेज थी प्रोजेनेटर सेल्स, ठीक। तो उसके भी मैं आपको लास्ट स्लाइड में पूरा डिटेल दे चुका हूँ प्रोजेनेटर सेल क्या होती है। और ये अभी नाम आया था बस्ट फॉर्मिंग यूनिट सेल। यूनिपोटेंट प्रोजेनेटर सेल्स है, लेस सेंसिटिव होती है। इसको याद रखिएगा, ये लफ्ज याद रख लो। ये एरिथ्रोपोइटिन के लिए लेस सेंसिटिव है, इसलिए कहानी यहाँ शुरू होती है। हाईली सेंसिटिव है एरिथ्रोपोइटिन के लिए। कौन सी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, कहानी यहीं शुरू होती है मेनली। अभी इसको पढ़ेंगे हम एरिथ्रोपोइटिन को डिटेल। एरिथ्रोपोइटिन क्या है, ये क्या रोल प्ले कर रहा है एरिथ्रोपोइसिस में। अभी सिर्फ थोड़ा सा फोकस करके आप स्टेज पढ़ लो, फिर मैं आपको सब कुछ एक साथ फिर पढ़ा दूंगा। यहाँ पूरा फोकस लगाने हैं आपको। स्टेज ऑफ एरिथ्रोसाइट्स एग्जाम में भी यही पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी कई बार यही पूछ लिया जाता है। जितना हो सकता है आप इन स्टेज पर फोकस कर लीजिए। समरी दी है मैंने एक स्लाइड में, दूसरी स्लाइड में आपको एक एक करके सारी स्टेजेस बताई हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सारी सारी स्टेज को एक एक करके पढ़ने की। यहाँ छोड़ दीजिएगा, यहाँ जाएंगे हम, ठीक है। एक एक करके पढ़ लो, फिर मैं आपको बताता हूँ। कुछ भी नहीं है, सिंपल स्लाइड है। चेंजेज हैं थोड़े बहुत, हर स्लाइड में चेंजेज हैं, वो चेंजेज आपको याद रखने हैं। फॉर एग्जांपल प्रो इरिथ्रोब्लास्ट को अगर हमें याद रखना है, इसका साइज देखो, फिर 15 से 20 माइक्रोन्स है। न्यूक्लियस साथ में, इसका ध्यान रखना है, इस चीज़ को पकड़ना आप। अंत में जाके आपको ये चीज़ मिलने वाली नहीं है। मल्टीपल न्यूक्लाई है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है, पेरीन्यूक्लियर होलो है, होलो मीन्स होल। नो हीमोग्लोबिन, अभी इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। और माइटोसिस इसके पास प्रेजेंट है। आप लोगों ने पढ़ा है माइटोसिस के बारे में, ये नाम बार बार आएगा अभी। कोई है जो मुझे माइटोसिस के बारे में बता सके? कोई भी फटाफट। विनम्र, फैजान, कोई भी नाम से सुना होगा भी। नाम भी नहीं सुना, ठीक है। और कोई 12th में भी सुना होगा ये नाम, तो इतना बड़ा नाम तो है नहीं, ठीक। ओके, क्वालिटी है किसी सेल्स की, क्वालिटी है कि अपने जैसे वो और दूसरे बना सके। डिवीजन की क्वालिटी है, ठीक। तो अभी प्रेजेंट है, चूंकि इसे और डिविजन्स करना। अभी आप सिंपल समझ लो कि इसके पास अभी हीमोग्लोबिन नहीं है, न्यूक्लियस है, मल्टीपल न्यूक्लियाई है, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है। अब इस पूरी स्लाइड में तीन चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होंगी। आपको प्रो इरिथ्रोब्लास्ट तो समझ में आ गया होगा, इरिथ्रोब्लास्ट की पहले की स्टेज है, प्रो मीन्स पहले। इसका साइज अपने आप में क्लियर हो गया होगा, 15 से 20 माइक्रोन से। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी आपकी वो है
बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म क्या, तो हम सेपरेटली ये पढ़ लेंगे। साइटोप्लाज्म को अगर हम ये बोल रहे हैं बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म में, तो इसका मीनिंग क्या है, तो आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे इसको नहीं जा रहा हूँ वरना बहुत डिटेल हो जाएगा। फिर पेरी न्यूक्लियर होलो, ये तो क्लियर है, देखने में वहाँ पे एक होल नज़र आता है, वह पेरी न्यूक्लियर हेलो। और दूसरा चीज़ आपको ये समझ नहीं आ रही कि अच्छा आरबीसी के अंदर तो हीमोग्लोबिन होता ही होता है, यहाँ हीमोग्लोबिन क्यों नहीं है? स्टेज है, अभी वो मेच्योर नहीं हुई है, अभी वो इतनी बड़ी नहीं हुई है कि उसको उसका मेन काम सौंप दिया जाए, ऐसे मान के चलो। अभी उससे अभी उसको हीमोग्लोबिन नहीं दिया गया, जब वो मैच्योर हो जाएगी तब उसे हीमोग्लोबिन दिया जाएगा। जैसे ही हम लोग सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिस करने लगते हैं ना, नहीं करनी चाहिए। अभी हम लोग मैच्योर नहीं हो इस लायक कि हम संभाल सकें, तो हमसे हमारा हीमोग्लोबिन छीन लिया जाता है। अभी इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, मगर इसमें बदलाव की संभावना बहुत है, मल्टीप्लिकेशन की संभावना मौजूद है। तो यह बदलते 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 अल्टीमेटली एरिथ्रोसाइट बन जाएगी, इतना समझिए। एक स्टेज हमारी प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। आराम से पढ़िए, कोई डिस्टर्बेंस वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं। एक बार समझ नहीं आएगा, 2 बार बताएंगे, 4 बार बताएंगे, 6 बार बताएंगे, कोई टेंशन वाली बात। देखिए, दूसरा नाम आया यहाँ पे बेसोफिलिक, इसको फिर से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ क्या नाम था? बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। ठीक, यहाँ देखिए, बेसोफिलिक अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, अभी भी सेम है, स्लाइट रिड्यूस हुआ है। यहाँ साइज देखिए फिर से, 15 से 20 माइक्रोन। यहाँ साइज देखिए, स्लाइटली रिड्यूस हो गया, 14 से 17 के बीच में आ गया। फिर लार्ज न्यूक्लियस है, अभी भी न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियाई रिड्यूस हुए नंबर में, जो कि वहाँ ज़्यादा थे पहली वाली स्लाइड में, अब वो नंबर कम हो गए। अभी भी बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म है, अभी भी माइटोसिस मौजूद है। सिर्फ अंतर कहाँ आया है? ये साइज में अंतर आ गया है, बस। ठीक, नाम बदल गया। इसके बाद अगर हम जाते हैं तो ये नाम क्यों पड़ रहा है पॉलीक्रोमैटिक या पॉलीक्रोमेटोफिलिक इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट? साइज देखिए फिर कम हो गया, 10 से 15 आ गया। पॉलीक्रोमेजिया क्या है? न्यूक्लियस कंडेंस क्रोमेटिन लंप्स, झुंड है उसके पास, क्रोमेटिन मौजूद हो गया अब उसके पास। इसको भी अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्रोमेटिन क्या होते हैं। जो जो आपका होमवर्क है वो लिखते चलिए, जो जो चीज़ें क्लियर करनी है लिख लीजिएगा ऑलरेडी। माइटोसिस क्या होती है लिख लो, क्रोमेटिन लम्प्स क्या होते हैं लिख लो, जिनको हम क्लियर कर लेंगे। एच बी स्टार्ट हो गया अब अपीयर होना, जो कि अभी पिछली 2 स्लाइड में नहीं था। देख लो, यहाँ नहीं था, एच बी नहीं है, यहाँ भी एच बी नहीं है, कोई हीमोग्लोबिन नहीं है। साइज बड़े थे, साइज धीमे धीमे छोटे हो रहे हैं, न्यूक्लियाई की संख्या घट रही है, और अब हमारा एच बी स्टार्ट हो चुका है अपीयर होना। अब देखो, ऑर्थोक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट, इसका साइज देखो बिना बढ़ गया या घट गया? घट गया। कहाँ से स्टार्ट किया हमने और कहाँ आ गए हम? अब ऑलमोस्ट नज़दीक आ रहे हैं जो उसका एवरेज साइज होता है। अब इसका साइटोप्लाज्म देखिए कैसा हो गया, एसिडोफिलिक हो गया, जो कि अभी तक क्या था? क्या था हमारा? देखो, देख पा रहे हैं आप? साइटोप्लाज्म हमारा बेसोफिलिक था। तो ये आपको 2 हेडिंग और लिख लो, हमें दोनों में अंतर पढ़ना है। बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म क्या होता है, एसिडोफिलिक साइटोप्लाज्म क्या होता है, माइटोसिस क्या होती है, क्रोमेटिन क्या होता है, ये लिखते चलो साथ साथ में। तो आपका अगली बार जब भी आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें भी क्लियर आपकी हो जाएंगी, तो आपको कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा बिल्कुल तरीके से। इन लफ्ज़ जो बार बार आ रहे हैं इनकी मीनिंग क्या है, देखो आप ढंग से। साइटोप्लाज्म में क्या अंतर आ गया? एसिडोफिलिक हो गया है, साइज में अंतर आ गया, घट गया। क्लियर? अब देखिए, विच इज़ द लास्ट प्रिकर्सर विथ ए न्यूक्लियस, जबकि अब तक जितने भी हमने स्टेज देखी थी सब में न्यूक्लियस था। इसके बाद अब न्यूक्लियस मौजूद नहीं मिलेगा, न्यूक्लियस कॉम्पैक्ट हो गया, सिचुएटेड हो गया नियर द मेम्ब्रेन, उकड़ गया, श्रिंक कर गया। बाइकाइनेटिक न्यूक्लियस इज एग्जॉस्टेड। ठीक, साइटोप्लाज्म इज अ लाइक मैच्योर रेड सेल। अब ऑलमोस्ट जो नॉर्मोब्लास्ट की स्टेज है, अब जो सबसे ज़्यादा मैच्योर स्टेज होती है उसके जैसे सम इसके अंदर स्ट्रक्चर आ गया, एच बी दिखने लग गया, न्यूक्लियस गायब होने लग गया,
इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एसिडोफिलिक हो गया, इसका जो साइज है 7 से 10 के बीच में आ गया, 7 के आसपास ही होता है। माइटोसिस जो थी वो अब एब्सेंट हो चुकी है, ये देखिए बदलाव हो चुके हैं। अब तक क्या था, विनम्र, फैजान, पारुल, अब तक क्या मौजूद थी, माइटोसिस मौजूद थी। क्योंकि बोलते हैं ना बचपन में हमें पेंसिल से लिखने दिया जाता है पेज के ऊपर, जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेन थमा दिया जाता है, क्या मतलब होता है उस चीज़ का, क्यों बचपन में पेन नहीं दिया जाता हमको? वेरी गुड, क्योंकि ये क्लियर होता है कि वो स्टेज ही है जहां हम गलती करेंगे। बार बार गलती करोगे, बार बार मिटालोगे तो कब बहुत पेज भर दोगे आप तो। इससे अच्छा पेंसिल पकड़ो, जितनी बार गलती करना है करो, मिटाड़ो, फिर से लिखो। तो अभी हमारी जो आपकी स्टेज है स्टूडेंट्स की, वो पेंसिल वाली स्टेज है। अभी अगर आपसे कुछ आंसर गलत हो जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए तो टेंशन नहीं, क्योंकि आपकी स्टेज है अभी समझने की, गलती करने की, बार बार गलती करो पर बार बार उसे इरेज करो, फिर से नया लिखो। कब तक, जब तक कि हम करेक्ट नहीं कर लेते। कोई ईगो वाली बात नहीं आनी चाहिए, कोई बेइज्जती वाली बात नहीं आनी चाहिए। स्टूडेंट्स की कैसी इज्जत, मैं तो कहता हूँ कि बार बार बेइज्जती कराओ तो आपको और अंदर से स्टिमुलेशन मिलेगा, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। आप लोगों को शायद यकीन ना हो, जब जो मेरे टीचर्स थे जो जहाँ से हम पढ़े हैं, मैं उनके साथ बैठता था, चूंकि मैं 3 साल गैप कर चुका था, फिर से लौट के जब आया तो मुझे जूनियर के साथ बैठने को मिला। तो हमारे टीचर ने इज्जत बस ये का सिस्टम कर रखा था कि मुझसे क्वेश्चन नहीं करते थे। उनको ऐसा लगा कि मैं इससे क्वेश्चन करूंगा, जूनियर के सामने अगर आंसर नहीं आया तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं करीब स्टूडेंट्स था सर का, तो मैं सर के सामने रोता था शाम को कि क्लिनिक पे जाके, सर प्लीज़। बोले क्या हो गया सर, आपने मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? बोले पागल हो क्या आप, 3 साल जूनियर के साथ बैठ रहे हो, अगर आपको आंसर नहीं आया तो आपकी इमेज का क्या होगा? मैंने कि सर भाड़ में गई इमेज, आप तो मेरी बेइज्जती करिए, मेरी बेइज्जती करिए, आपको करना ही होगी। या तो मैं आंसर दूंगा, या मैं नहीं दूंगा तो मैं सीखूंगा। मेरी बेइज्जती होगी, मैं कल और पावर से पढ़ के आऊंगा आपके पास। मैं रोता था, नहीं सर प्लीज़ पूछना तो पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मैं शांत बैठ गया और आपने मुझसे नहीं पूछा तो मेरे माइंड के अंदर चला जाएगा, उससे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। और जब आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपसे क्वेश्चन नहीं किया जाएगा तो आप ढीले पड़ जाते हैं, आप एफर्ट नहीं लगाते। ये वही आप हैं जो एग्जाम के टाइम पे 10 घंटे पढ़ लेते हैं, वही आप आज हैं जिनको 1 घंटा पढ़ना मुश्किल हो रहा है। आपके पास कैपेसिटी तो है, वरना आप एग्जाम पे टाइम पे नहीं पढ़ सकते थे। तो आपको क्या चाहिए अपने आप को जनरेट करने के लिए? एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलाई चाहिए, एक वजह चाहिए। वो वजह क्या है? हमारी बेइज्जती। बेइज्जती से अच्छी कोई वजह नहीं होती। हम अपने आप को क्या करते हैं, जो अपनी हिडन पावर है उसे बाहर निकालते हैं। अब तो पढ़ के ही जाना है, वरना बेइज्जती कैसे कर दी? समझ रहे हो ना? अभी आपकी पेंसिल वाली स्टेज है, करिए गलती, मिटाइए, लिखिए तब तक कि हमारे पास कंप्लीट ना हो जाए। अब इसके पास माइटोसिस कंप्लीट खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब इसके बाद इसको कोई डिवीजन नहीं करना है। डिवीजन करने की सारी स्टेज इसकी लगभग लगभग खत्म होने वाली है। न्यूक्लियस भी कंडेंस हो गया, सिकुड़ गया, ठीक, साइटोप्लाज्म भी लगभग लगभग मैच्योर रेड सेल जैसा हो गया, भी मौजूद होने लग गया, और माइटोसिस एब्सेंट हो गई। तो अब ऑलमोस्ट ये मैच्योर रेटिकुलोसाइट्स या एरिथ्रोसाइट्स की तरह दिखने लग गया। अब देख लिए रेटिकुलर, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर लगभग लगभग गायब ही हो गया, फ्रेगमेंट में आ गए, टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं। जो अब तक बड़ा बड़ा न्यूक्लियस था, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई थे, सब गायब हो गए। अब देखो फ्रेगमेंट में आ गए, सब टूट गया, न्यूक्लियस न्यूक्लियस सब खत्म हो चुके। स्लाइटली लार्जर देन आरबीसी, रेटिकुलोसाइट की जो स्टेज है, अब जो मेन एरिथ्रोसाइट्स है उससे थोड़ी सी बड़ी है बस। इसके बाद जो हमें स्टेज मिलेगी वो है हमारी रेटिकुलस, ठीक। अब इसके पास क्या है, ट्रेनिंग रिक्वायर मेक विजुअल रेटिकुलर सीन फॉलोइंग हिमोलाइसिस एक्यूट ब्लड लॉस। अब इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, इसका शेप चेंज हो चुका है, साइज चेंज हो चुका है। देखो कोई न्यूक्लियस नहीं है उसके पास, देख पा रहे हैं आप लोग? नो ऑर्गेनेल्स, लार्जर है, नॉट कॉनकेव, हैज मैनी पॉलीराइबोसोम्स, इज सीवियर एनीमिया, मैनी दीज ऑफ रिलीज ब्लड। देखिए इसके बाद अगर मैं स्लाइड चेंज करूं तो आपको एग्जैक्ट पिक्चर मिल जाएगी जो हमें चाहिए। इसका साइज देखो आप, कहाँ से चले थे हम कहाँ आ गए,
विनम्र, फैजाइन, ये साइज बड़ा है स्टार्टिंग से या ये साइज कम हो गया है पहले से? कहाँ से शुरू किया था हमने? 20 के आसपास हम लोग घूम रहे थे। हमारे पास न्यूक्लियस था, हमारे पास बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म था, हमारे पास न्यूक्लियाई थे, हमारे पास एच भी नहीं था, माइटोसिस मौजूद थी। अब आपके पास कोई न्यूक्लियाई नहीं, कोई न्यूक्लियस नहीं, कोई साइटोप्लाज्म बस बेसोफिलिक नहीं है, साइज आपका घट चुका है। एक एच बी कंटेंट आ गया है, हाई एच बी कंटेंट, देखिए आप, जिसके लिए जानी जाती है। तो आपकी भी स्टेज ऐसी होगी। फर्स्ट ईयर में हम लोग डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, अरे सर याद ही नहीं हो रहा है, मैं तो प्रैक्टिस कैसे करूँगा? अरे नहीं होगा भाई, अभी अभी तो स्टेज ही हमारी यही है, तो डिसअपॉइंटमेंट में क्यों जाना? सबको गुजरना पड़ता है यहाँ से, आपको भी गुजरना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी सी घर बैठ जाओ, इसका मतलब ये है कि आपको और अभी एफर्ट लगानी है। ठीक है ना? मेरा हमेशा से मानना है, अगर आपको अच्छा कुछ बनना है किसी फील्ड में, तो आप अपने जो मोटिवेटर्स हैं, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हैं, उनके अच्छे कांटेक्ट में रहिए। चाहे वो आपके सीनियर्स हों, चाहे वो आपके टीचर्स हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे पेरेंट्स हो, कोई भी हो सकते हैं। और अच्छा चुनिए, बेहतर चुनिए। साइंस का, प्रकृति का ये रूल है, आप हमेशा इम्प्रेस अपने से बड़े से होते हैं, जो आपसे ज़्यादा अचीव कर चुका हो। ऐसा कांटेक्ट रखिए अपने आसपास जिनसे आप इम्प्रेस हो सके। ठीक, 5 स्टेज है पूरी, 4-5 स्टेज मेन मेन। हाँ, उनको आप देख लो, उनका साइज़, उनके अंदर मौजूद साइटोप्लाज्म, उनके अंदर मौजूद माइटोसिस, उनके अंदर मौजूद एचबी है या नहीं, बस इतना बार याद करना है। 10 बार लिख लो, बार-बार, 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 बार रिपीट उस पे रफ कॉपी। 11वीं बार तो आपको ये स्टेज रट चुकी होंगी। करना कुछ नहीं है, नाम पढ़ना है, नाम क्या बोल रहे हैं, साइज़ पढ़ना है, मौजूद कंटेंट देखना है, बात खत्म। टफ है क्या इतना? हेलो? नहीं है ना? 3-4 बार वीडियो देख लो, 10 बार लिख लो रफ पे, 11वीं बार आपकी एरिथ्रोपोइसिस आपके हाथ में होगी। बताओ मुझे, कुछ टफ है क्या? नहीं है ना? देखो अब यही जो पढ़े हैं बस वही है, सेम टू सेम। हिमोपोएटिक स्टेम सेल से लेके आरबीसी बनने तक ऑन एवरेज 21 दिन लगे हैं। डिफरेंट डिफरेंट फेज से गुजरे हम लोग। ठीक, मैचुरेशन फेज तक आते आते, ये अलग फेज है, यहाँ पर दिख नहीं रहा आपको स्लाइड पे, छोटी हो गई थोड़ी स्लाइड। समरी अगर करें तो वो होती है हमारी। क्या चेंजेज होंगे? डिक्रीज हुआ साइज का, लॉस हुई माइटोटिक एक्टिविटी, यानी अब वो डिवीजन नहीं कर पाएगी वो। उसके बाद हीमोग्लोबिन अपीयर हुआ, फिर चेंज हो गया शेप में बाइकॉनकेव तक। डिफरेंस न्यूक्लियाई, माइट्रोकॉन्ड्रिया, आरएनए, ये सब गायब हो गए बाद में आते आते। स्टेनिंग चेंज हो गई, बताएंगे जब सेकेंड ईयर में, या वैसे ही पढ़ा देंगे, जो उसका साइटोप्लाज्म में स्टेन करने के लिए काम आता है। बेसोफिलिक जो था वो गायब हो गया। ये सारे चेंजेस हुए बस। साइज का चेंज हुआ, माइटोटिक एक्टिविटी गायब हुई, ऑर्गेनेल्स थे वो गायब हुए, न्यूक्लियाई गायब हुए, और जो उसका साइटोप्लाज्म था उसकी क्वालिटी चेंज हो गई। इतना बार चेंजेस किया हमने। एग्जाम में मत लिख देना ये सब मटेरियल, एग्जाम के लिए अलग से नोट्स डालने वाला हूँ मैं आपके ऐप में, वो सटीक नोट्स होंगे उतने ही। ये तो सब पढ़ाने वाले नोट्स हैं जो आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं में से मटेरियल जितना वो मांगेगा उतना देना है हमें, नहीं आप ये सब एग्जाम में घुसेड़ दो, चलो जाओगे। ठीक है, मेरा पर्पज़ अलग है, समझाने का पर्पज़ अलग है, और फिर जितना मांगा जाए आपसे उतना लिखा जाएगा, वो नोट्स में आपको अलग दूंगा, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, ऐप में ही मिल जाएंगे। ये तो आपको पढ़ने के लिए पीडीएफ है। अब देखो, कंप्लीट हो चुकी है हमारी डेफिनेशन, पढ़ी हमने, थ्योरीज पढ़ी हमने, साइट पढ़ी हमने, स्टेज पढ़ी हमने, बात खत्म कर ली हमने। इन सारे टॉपिक में कहीं भी आप कंफ्यूज हैं, प्लीज़ क्वेश्चन कर लीजिएगा, और मेरी अपनी सलाह है कि आप 2 बार 1 बार ढंग से रिवीजन करिएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आएगा मुझे। अभी तो क्वेश्चन आपको होंगे भी नहीं, समझ ही नहीं आएगा मुझे क्या क्वेश्चन करूँ। जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आपके साथ बुक्स होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, और आपका कंसंट्रेशन पूरा उसी चीज़ पे होना चाहिए। आधा घंटा लगेगा मुश्किल से। क्लियर? हेलो? अब हम एरिथ्रोपोइसिस का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। सेकंड पार्ट मतलब यहाँ तक तो हमने आरबीसी को हासिल कर लिया। अब और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है? सपोर्टिव हीरो कौन है? मेन हीरो तुमने पढ़ लिया, पर सी फास्ट है चूंकि टाइम कम बचा है। एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं? अगर कोई आपसे शॉर्ट पूछता है तो आप सिंपल नाम गिना दो,
अगर इनको डिटेल पूछता है तो इन नामों को खोल दो। फॉर एग्जांपल जनरल फैक्टर है हाइपोक्सिया, जैसे ही बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया होगा एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा। एरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करेगा आरबीसी प्रोडक्शन को। ग्रोथ इंडिसेटर पढ़ेंगे अब, विटामिन्स पढ़ेंगे, यानी ये 3 जो हेडिंग देख रहे हैं इनका बहुत बड़ा रोल है आरबीसी के बनने में। एक एक करके सबको समझते हैं, जितना आज कंप्लीट हो जाएगा, अभी हमारे पास 10 मिनट है। मैचुरेशन फैक्टर भी है, विटामिन B12 भी है, फॉलिक एसिड भी है, ये सब रोल प्ले करते हैं एरिथ्रोपोइसिस में। इन सबको डिटेल पढ़ने वाले हैं। आज नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट डे देखेंगे, मगर पढ़ेंगे ज़रूर। देखिए, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, ये सब मौजूद, ये सब हेल्प करते हैं आरबीसी के बनने में। कोई कुछ मदद कर रहा है, कोई कुछ मदद कर रहा है, कोई कुछ मदद कर रहा है ना। जैसे देश आज़ाद हुआ ना, सब ने अपनी अपनी तरफ से हेल्प की। किसी ने पैदल चले, किसी ने बाढ़ चलाए, किसी ने गोली चलाई, किसी ने कुछ किया, तब जाके कलेक्टिवली हमको एक आज़ादी मिल पाई। है ना, सबका अपना योगदान रहा, जिसको इतना समझ आया सब ने किया। अब देखिए एक एक करके हम उन फैक्टर के बारे में बात करते हैं। जनरल फैक्टर की बात करें तो हाइपोक्सिया सबसे मेन है। हाइपोक्सिया मतलब क्या होता है हाइपोक्सिया? हेलो, हाइपोक्सिया, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बॉस। नो ऑक्सीजन, ठीक, लो ऑक्सीजन होगा। हाइपोक्सिया मतलब लो ऑक्सीजन। अब देखिए, जैसे ही हमारी बॉडी में लो ऑक्सीजन होता है, हमारी बॉडी में सेंसर लगे हुए हैं, सेंसर हर जगह बैठे हुए हैं, चौकीदार मालूम कर लेते हैं, अच्छा लो ऑक्सीजन तुरंत निकाल दिया जाएगा। तो क्या निकलेगा वो देखते हैं हम फटाफट। रेगुलेशन एरिथ्रोपोइटिन, हाइपोक्सिया हुआ, एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा। एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा तो क्या होगा, इंक्रीज करा देगा प्रोडक्शन को। एरिथ्रोपोइटिन मेन मेन रोल प्ले करता है। देखना आप लोग जिनको किडनी की डिसीज होती है वो हमेशा आपको एनीमिक मिलेंगे। अब कोई कहे साहब किडनी की डिसीज का क्या मतलब है आपके हीमोग्लोबिन से या आपके आरबीसी से, तो आपको समझाना पड़ेगा साहब किडनी से ही हमें एरिथ्रोपोइटिन मिल रहा है। जब तक एरिथ्रोपोइटिन नहीं होगा आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होगा, कौन मैनेज करेगा उसे? और आरबीसी प्रोडक्शन नहीं होगी तो एचबी किससे जुड़ेगा? तो एचबी बॉडी में वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, इसलिए हमको एनीमिया हो जाएगा। रोल है एरिथ्रोपोइटिन का, क्या रोल है, देखो किडनी से निकलता है, डिटेल में पढ़ेंगे। एरिथ्रोपोइटिन का भी चैप्टर है हमारे पास एक अलग से, अभी तो सिर्फ मैं आउटलाइनिंग दे रहा हूँ आपको। एरिथ्रोपोइटिन निकलेगा हाइपोक्सिया होते ही, सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और वही स्टेज आ जाएंगी हमारी, लास्ट में रेड ब्लड सेल्स मिलेंगी, उसको तक ऑक्सीजन ऑक्सीजन पहुँचाया देगा। ठीक, तो अगर ये कम हुआ तो ये निकलेगा, अगर बॉडी में लो ऑक्सीजन पहुँचा, एनीमिया हुआ, तो ये स्टिमुलेट हो जाता है एरिथ्रोपोइटिन, किडनी से निकलेगा तो यहाँ पहुँच के इनको निकालेगा, बन पाएगा रेड सेल्स। ठीक, तो मेन रोल है हमारे एरिथ्रोपोइटिन का आरबीसी को बनाने में। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं यहाँ पे? 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, अभी कन्फ्यूजन तो रहेगा। विनम्र जी, मैं समझूँ थोड़ा बहुत आइडिया आया? हाँ, एरिथ्रोपोइटिन ठीक है, किडनी से निकलता है, जैसे ही हाइपोक्सिया होगा ब्लड के अंदर तुरंत निकाल देगा, तुरंत पहुंचेगा बोन मैरो के पास, वहां से वो सारी प्रोसेस कराएगा जो भी हमने पढ़ी है, अल्टीमेटली आरबीसी को बनवा के एचबी को साथ में लेके वहां तक पूर्ति करेगा, वो ऑक्सीजन की पूर्ति करेगा। अब अगर टाइम रहा तो एरिथ्रोपोइटिन के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। स्टिमुलाई किससे मिलता है? हाइपोक्सिया से। कराएगा क्या? आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक, इसके बारे में हम लास्ट टाइम देखेंगे, अभी तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ फंक्शन क्या होते हैं एरिथ्रोपोइटिन के। आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, ठीक, ये सब बढ़वा के, ये एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ नॉलेज के लिए दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक, प्रमोट करता है इस प्रोसेस को एरिथ्रोपोइटिन। ग्रोथ इंड्यूसर जो हमने पढ़े थे वो ऑलरेडी रोल प्ले करते हैं, इनके बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। भी सिर्फ ये रोल प्ले करते हैं, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन, ये सब एचबी को बनने में रोल प्ले करेंगे। सब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये डिटेल पढ़ेंगे। विटामिन B12 के सोर्सेज ऑलरेडी आपको आने चाहिए। जब हम विटामिन B12 पढ़ेंगे तो आपको सोर्सेज बता दिए जाएंगे, कौन कौन से सोर्स हैं। ठीक, कैसे एब्जॉर्ब होता है, ये सब सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ नाम देख रहे हैं। अगर नहीं होगा विटामिन B12 नहीं होगा तो कौन सा एनीमिया होगा ये भी ऑलरेडी पढ़ाया जाएगा आपको। कई लोगों को इंटेस्टाइन की डिसऑर्डर होता है, एनीमिया हो जाता है,
तो उसको समझने के लिए आपको विटामिन B12 समझना पड़ेगा। ठीक है, फॉलिक एसिड ऑलरेडी रोल प्ले कर रहा है। अदर फैक्टर है न्यूट्रिशनल फैक्टर, प्रोटीन, मिनरल्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, ये सब रोल प्ले करते हैं हमारे, क्योंकि हमारी बॉडी की जो प्रोसेस है उसमें हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। तो मेजर फैक्टर है उन पे हमने फोकस किया। अब हमारा सिर्फ एरिथ्रोपोइसिस का सेकेंड जो पार्ट है थोड़ा बहुत रह गया है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत पढ़ने की तो ये पार्ट भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी अगर आपसे लगता है कि मुझे नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ सेकेंड क्लास में आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपको एरिथ्रोपोइसिस के बारे में नॉलेज देने की। अब अगर आपको कंप्लीट समझना है तो 2 या 3 बार कम से कम बुक उठाइए, नोट्स उठाइए और साथ-साथ उसको लिखते चले जाइए। 1 डेढ़ घंटा लगेगा अच्छे से फोकस करके और आपके हाथ में एरिथ्रोपोइसिस होगी। ठीक है? कुछ कुछ बोलना है तो बोलिए। देखो एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, इतना ईज़ी नहीं है डॉक्टर बनना। अगर ये सोच के बैठे हैं हम लोग कि नहीं सब उठेंगे, बैठेंगे और हो गया काम, ऐसा नहीं होगा। इतना ईज़ी नहीं है। बस इतना सोच लो, जो मज़दूर होता है, जो सब्ज़ी तक बेचता है, वो 4 बजे उठ के मंडी पहुँच जाता है। मंडी में जाके सब्ज़ी लाके 7 बजे आपके गेट पे आ जाता है, सब्ज़ी ले लो। उसको 10 रुपए मिलते होंगे मुश्किल से 1 किलो पे। उससे बड़ा कई गुना ज़्यादा काम अपना है। लाखों रुपए कमाएँगे आप इस काम से। जब वो इतनी मेहनत कर रहा है, तो आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी समझ लो आप। समझ गए? इसलिए अपने काम को समझो, अपना एफ़र्ट लगाओ, चीज़ों को पकड़ो अच्छे से। आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं। 9:40 शायद मैडम का लेक्चर है। ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू। ओके, वेलकम।